ये सवाल आज सबकी जुबान पर है क्योंकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को खुली बगावत कर चुके हैं, ये कहकर कि कम से कम 25 से 30 एमएलएस का साथ उनके साथ है। अब आंकड़ों को देखें तो अगर 25 से 30 एमएलएस सचिन पायलट के साथ चले जाते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार का गिरना तय है। लेकिन आज सुबह की मीटिंग के हिसाब से अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो सूत्रों के हिसाब से 102 कांग्रेस एमएलए और 8 इंडिपेंडेंट एमएलए कांग्रेस को ओपनली सपोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, विच इज वे अबव द मेजॉरिटी मार्क रिक्वायर्ड इन द राजस्थान गवर्नमेंट। तो क्या होगा राजस्थान सरकार का, क्या होगा सचिन पायलट का? कई सवाल इस बगावत के साथ खड़े होते हैं और इन्हीं कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय पुगालिया जी और आदित्य मेनन जी। सवाल इस बगावत के चलते सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहते, काफी बड़े सवाल भी इसको देखते हुए शुरुआत होती है, क्योंकि अगर इस राजस्थान की बगावत पर हम और सचिन पायलट की बगावत पर हम ध्यान दें तो कुछ ही महीनों पहले जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बगावत करके कमलनाथ की सरकार को गिराया था, द पैरेलल्स आर बीइंग ड्रॉन विद दैट। बट यहां पर फर्क यह है और सबसे बड़ा फर्क यह है कि सचिन पायलट स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की सरकार में। तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी हद तक की बगावत जो सरकार गिरने पर उतर आए, उस हद तक की बगावत सचिन पायलट कर बैठे? ये सबसे पहला सवाल मैं संजय जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि ये जो काफी कोरोना वायरस और चाइना और नेपाल के बीच में काफी बार अशोक गहलोत जी पिछले 1-2 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उनके एमएलएस को हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है। परसों तक भी अशोक गहलोत का यही बयान था कि 15 से 20 करोड़ तक के बीच में उनको ऑफर किए जा रहे हैं एमएलएस को ताकि सरकार गिर जाए। उस बीच भारतीय जनता पार्टी का यह बयान आया था कि ये जो फिल्म राजस्थान की चल रही है उसके स्क्रिप्ट राइटर भी अशोक गहलोत है, उसके विलन भी अशोक गहलोत है और उसके हीरो भी अशोक गहलोत है, क्योंकि ये सारी स्क्रिप्ट उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ बगावत करने के लिए लिखी गई है। अब इस बात की काफी कांग्रेसियों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन रविवार की सुबह होते ही ये बात आखिर में सच निकली है और सचिन पायलट ने खुली बगावत कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही है, आप अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन देखें, रिपोर्टर्स की कॉन्वर्सेशन देखें, आम जनता की कॉन्वर्सेशन देखें, सवाल पहला यह है कि बगावत क्यों? सचिन पायलट जी को ऐसा किस हद तक क्या हो गया कि बगावत करने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, बहुत साफ है। वो ये है कि सचिन को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और राजस्थान में जीत के पहले उन्होंने बड़ी मेहनत की थी एज पीसीसी चीफ, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बना करके पार्टी ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की है, पहली शिकायत। दूसरी शिकायत की अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के लिए आर्गुमेंट देना पड़ता है कि काम नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि आपको याद होगा कि जब ये चॉइस का भी सवाल आया था तो आपको याद होगा कि लोगों ने आंदोलन किए थे सचिन पायलट को बनाव के पक्ष में, और रोड साइड प्रदर्शन हमने देखे थे, एजिटेशन देखा था, तोड़फोड़ देखी थी हमने, वायलेंस हुआ था। उसके बाद भी हाईकमान कांग्रेस का जो है, हाईकमान एक अजीब सा लफ्ज है, आई डोंट लाइक इट, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने तय किया कि हम अशोक गहलोत को बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि अगर ये सचिन पायलट को लगता है कि उनके साथ अन्याय है तो उनका वैलिड है इस इशू को रेज करना कि ये ठीक से नहीं चला रहे, मुझे मौका दीजिए। और कांग्रेस पार्टी में गहलोत चूंकि एक्सपीरियंस आदमी है, उनका ये बनता है कोशिश करना कि मैं ही रहूं और मैं सचिन को न बनने दूं। तो ये दूसरा या तीसरा सीरियस स्टैंड ऑफ इन लोगों के बीच में हो गया। जो घटनाएं अब सामने आ रही हैं, पहले तो हम सर्टेन नहीं थे क्योंकि सब सोर्स बेस्ड था कि हुआ क्या। दरअसल एक एफर्ट था कि हाँ अब हम अशोक गहलोत सरकार को टॉपल करते हैं। सचिन पायलट का अपना इंडिविजुअल इंटरप्राइज चल रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप इनको हटाओ। जाहिर है कि हाईकमान ने उस बात को ध्यान नहीं दिया है, एक्नॉलेज नहीं किया है, और इनको इस बात की निराशा हो गई सचिन पायलट को कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। इसको लक बाय चांस कहिए कि अशोक गहलोत ने कुछ फोन टैपिंग के, कुछ कन्वर्सेशन के, कुछ रुपयों पैसों के सबूत जुटा लिए, और उसके बाद अब ये बीजेपी का ऑपरेशन हमको भी कल रात तक नहीं लग रहा था। हम सोच रहे थे कि ये सचिन पायलट का अपना इंटरप्राइज है, लेकिन आज जिस तरीके से अशोक गहलोत के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड शुरू की गई है, एक तरीके से सचिन पायलट को कवर फायर दिया गया है
कि आपके साथ डिप्लॉयमेंट हम और भेज रहे हैं ताकि एमएलए को मैसेज चला जाए। एज ऑफ नाउ स्थिति ये बन गई है कि चूंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के या बीजेपी के मूव्स को या उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी सचिन पायलट की उसको पूरा ना करने की स्थिति में प्रेसिपिटेट करने का जो काम था वो अशोक गहलोत ने पहले कर दिया, ऐसा अभी तक ज्ञात होता है। जाहिर है कि हम लोग थोड़ा सा और इसको थ्रेडबेयर एनालाइज करेंगे, लेकिन मैं इससे ज्यादा बोलूं उसके पहले थोड़ा आदित्य का भी एक पिक्चर लेना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल। जहां तक सुनने में आया है कि जो अभी का जो स्टैंड ऑफ रहा है उसका एक एक मेजर रीजन ये था कि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की काफी कंप्लेंट रही है कि वो तबादले उनकी मर्जी से नहीं हो रहे, चाहे वो उनके अपने विभाग के क्यों ना हो। वो कहते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर हूँ, एक फीता काटने भी मुझे बुलाया नहीं जाता। फिर वो कहते हैं कि पीसीसी चीफ के पद से मुझे हटाए जाने की मुहिम चल रही थी। तो ये 3-4 वजह हैं जिनके वजह से सचिन पायलट कहते हैं कि मुझे ह्यूमिलिएटेड महसूस हो रहा है। ये उनके और उनके करीबी लोग बता रहे हैं। इसमें सच कितना है ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही बेहतर जान पाएंगे, या इनके अंदर की बातें हैं। तो ये 3-4 चीजें थी जो सचिन पायलट साइट कर रहे हैं और उनके समर्थक साइट कर रहे हैं कि इन वजहों की इन चीजों की वजह से सचिन पायलट नाराज थे और पार्टी से निकलने की सोच रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ जाने की सोच रहे हैं, ये बात कोई भी नहीं कह रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसकी एक जैसे संजय सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी नींव रखी गई थी चुनाव के एकदम बाद। सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि 5 साल से वो प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे, उन्होंने पूरी मेहनत की और उनकी वजह से पार्टी जीती है, उनका मानना है। उनका ये भी कहना है कि पार्टी को 2/3 बहुमत मिलनी चाहिए थी, लेकिन अशोक गहलोत ने कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए। ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि जो ओबीसी माली कम्युनिटी, सैनी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अशोक गहलोत के प्रति पूरी तरह वफादार हैं, और वो 5% वोट जहां जहां सचिन पायलट के लॉयलिस्ट खड़े थे वो वाला वोट है वो कांग्रेस को नहीं मिला। ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थियरी, और इस वजह से जो कांग्रेस को मैंडेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जाहिर है जो एमएलए चुनकर आए वो अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट थे, तो उन्होंने अशोक गहलोत को चुना। तो नाइंसाफी सचिन पायलट के साथ शुरू से हुई है, ये उनके समर्थक कह रहे हैं। अब देखना ये है कि नंबर फिलहाल लग रहा है कि अशोक गहलोत जुटा लेंगे। अब एक बात इसमें गौरतलब यह है कि सिंधिया और पायलट के बगावत में एक बड़ा फर्क ये है कि नंबर्स जो है वो सिंधिया के फेवर में थे। 3-4 एमएलए, सिर्फ 7-8 एमएलए की बात थी जो सिंधिया ने अपने तरफ खींच लिए और सरकार गिरा दी। सचिन पायलट के लिए मुश्किल इसलिए भी हुई क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में तकरीबन 20-25 एमएलए का फर्क है। तो इस वजह से वो चाहे कितना भी खींच लेते, सरकार गिराना बहुत मुश्किल था। और अशोक गहलोत थे भी काफी दिग्गज नेता जो जैसा संजय सर बता रहे हैं, उन्होंने भांप लिया कि ये पूरी मुहिम चल रही है और उन्होंने इस चीज को प्रेसिपिटेट कर दिया। आदित्य, सवाल ये खड़ा होता है कि फिलहाल एज वी स्पीक एक मीटिंग चल रही है राजस्थान में जहां सचिन पायलट और उनके जितने भी समर्थक वो क्लेम करते हैं वो सूत्रों के हिसाब से मौजूद नहीं है। आपके हिसाब से कितने मौजूद हैं आज की मीटिंग में? क्या कोई पार्टी हाई कमांड से वहां मौजूद है? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी का थोड़ी देर पहले एक बयान आया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब ये बयान दो चीजें दर्शाता है। एक तो ये कि रणदीप सुरजेवाला जो पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है उनके हिसाब से ये पार्टी का स्टैंड बन जाता है। दूसरी बात ये कहने से कि दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, इसका मतलब ये कई इंडिकेशंस हैं कि पार्टी ने जितनी कोशिश हो सकती थी सचिन पायलट से बात करने की उतनी कोशिश की है। कांग्रेस के कई नेताओं का यह भी कहना है कि पिछले 48 घंटों में पार्टी हाईकमांड ने, सेंट्रल लीडरशिप ने सचिन पायलट से काफी बात करने की कोशिश की है। आंकड़ों के हिसाब से आप कह रहे हैं कि सरकार बच सकती है। इस मीटिंग के बाद क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है जो फिलहाल मीटिंग चल रही है? ईश्वर, दो अलग अलग इसमें वर्जन निकल रहे हैं। एक वर्जन है गहलोत के सपोर्टर्स का जो कह रहे हैं कि 114 प्लस एमएलए हमारे साथ हैं, और दूसरा वर्जन है सचिन पायलट के सपोर्टर्स का जो पहले कह रहे थे कि 30 एमएलए हमारे साथ हैं और अब कह रहे हैं कि 25 एमएलए हमारे साथ हैं।
जाहिर सी बात है, जो सत्य है वो इनके कहीं बीच में है। एक फिगर हमने अभी सोशल मीडिया में देखा, वो है 102 कांग्रेस एमएलएज अशोक गहलोत के मीटिंग में शामिल हुए हैं और 7-8 इंडिपेंडेंट एमएलएज का इन्हें सपोर्ट मौजूद है। अगर बस 100 हाफवे मार्क है राजस्थान की 200 के स्ट्रेंथ वाली असेंबली में, तो जैसे ही ये 100 का आंकड़ा पार हो जाता है, अशोक गहलोत किसी भी डेंजर में नहीं है। जहां तक सुनने में आ रहा है 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। इंडिपेंडेंट एमएलए और भारतीय ट्राइबल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलएज की मदद की वजह से 100 का आंकड़ा अशोक गहलोत को पार करने में शायद दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बात रही आंकड़ों की। अब दूसरी बात है कि सचिन पायलट को अब लुभाने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठा रही है और क्या नहीं। तो इसमें भी दो मत निकल के आ रहे हैं। एक है कि खासकर जो राहुल गांधी और उनके करीबी लोग हैं, उनका ये मानना है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को पार्टी के अंदर रखा जाए। लेकिन कुछ और सपोर्टर्स, खासकर जो ओल्ड गार्ड के हैं, उनका ये मानना है कि अब देखिए, कोई एक बार ऐसे बीच कोविड क्राइसिस में आपने इस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश करी है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम आपसे बात नहीं करेंगे अब। तो ये दो व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। अब एंड में क्या होता है ये देखने वाली बात है। संजय जी, ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, इसके चलते हमेशा जब कोई सरकार गिरने को आती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम उछलता है कि ये लोग हमारे एमएलए लेने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करें, मध्य प्रदेश में काफी क्लियर साइंस थे कि कुछ सरकार गिरने से कई हफ्तों पहले भी कई एमएलए को एक रिसोर्ट ले जाया गया था। फिर हमने सबने विजुअल्स देखे थे किस तरह कुछ नेताओं को कांग्रेस के लीडर वापस ले आ रहे थे उस रिसोर्ट से। वो ड्रामा काफी चल रहा था और हमने सबने देखा कि ये एक कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो जरूर हुई थी। और सिंधिया जी की बगावत was the nail in the coffin for the कमलनाथ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। पर अब जब गहलोत जी की सरकार की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना क्रेडिट इस बात का दिया जा सकता है, इस बार का जो कांग्रेस का क्राइसिस चल रहा है? देखिए, इसमें 2-3 क्विक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक क्रेडिट देने का सवाल है, देखिए उनकी एसओपी साफ है कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी कहीं भी किसी भी कीमत पर सरवाइव नहीं करने देना है, पनपने नहीं देना है। इतना बड़ा गैप होने के बाद भी राजस्थान में सरकार गिराने का इनका इरादा तो पहले से था। यहां पर अब सामने से जब सचिन पायलट नाराजगी दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो बीजेपी ये गेम क्यों ना खेले। और खेलने में सिर्फ ये नहीं होता है कि पॉलिटिकली एमएलए से बात करो, मुद्दा ढूंढ लो, पिछड़ेपन का मुद्दा ले लेना, उस पर पार्टी छोड़ करके आ जाना, कुछ नहीं। इनकम टैक्स रेड की तरफ से हेल्प की जा रही है। अब क्या होगा, बीजेपी की समस्या यहां पर क्या है, क्या वो जो आएंगे तो उसको बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी क्या उनको, सचिन पायलट को? इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत, पूनिया जी उनके अध्यक्ष, इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया इस घटना को कैसे देखेंगी? तो केंद्रीय आलाकमान जो बीजेपी का है, उसके पास कोई क्लियर प्लान है क्या कि वहां पर करना क्या है? लेकिन बॉटम लाइन क्लियर है, कांग्रेस की सरकार जो एआईसीसी से चलती है, जिसके नेता अशोक गहलोत हैं, वो अगर हटते हो और उसमें बीजेपी का योगदान होता हो तो बीजेपी बेशक योगदान देगी, बिल्कुल योगदान देगी। तो बीजेपी अभी तक, बीजेपी का अपना ऑपरेशन होता ना तो वो इस तरीके से प्ले आउट नहीं होता। बीजेपी का ऑपरेशन 99.9% परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये प्लान सचिन पायलट का था, उनकी नाराजगी का था। बीजेपी अब उसमें आकर के सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। जहां तक पार्टी टूटती है, बीजेपी सपोर्ट क्यों ना करे। फिलहाल ये एफर्ट वहां तक लिमिटेड है। अब आ जाते हैं नंबरों पर। देखिए, जैसा आदित्य ने कहा, नंबरों की अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें साफ हो रही हैं। कल डायरेक्ट बयान नहीं था सचिन पायलट का, सचिन पायलट के ऑफिस के बयान के आधार पर यह कोट हुआ कि उनके पास 30 लोग हैं। यह बात तो पायलट साहब ने कभी खुद तो बोली नहीं थी, लेकिन चूंकि ये 30 को अब एक बेंचमार्क मान लिया गया है, तो आज की जो बैठक हुई है एमएलए की, उससे यह तो साफ हो गया है कि 30 गैर हाजिर नहीं है, 107 की पार्टी है जो खुद की इनकी पार्टी है। तो इसका मतलब अगर ये 77 पे रुकते तो हम कहते कि हाँ 30 आदमी वहां नहीं पहुंचे। 90 का आखिरी फिगर था रिपोर्टर्स के द्वारा, इनका क्लेम 102 का है। हो सकता है इनके क्लेम के बाद भी
अगर चिट्ठी देने की नौबत आती है राज्यपाल को जाकर के और 102 या 105 या 110 का भी आंकड़ा देते हैं, एमएलए को तोड़ने का गेम उसके बाद भी चालू रह सकता है। इसके लिए होशियार हो जाइए। आज अशोक गहलोत की सरकार बच गई, ये हम मान सकते हैं एज ऑफ नाउ, जो सूचनाएं हमारे सामने हैं। आधे घंटे में क्या होगा हमको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी का इंतजार करना पड़ेगा। एक कैच वर्ड है इनके सुरजेवाला के बयान में। कैच वर्ड ये है कि व्यक्तिगत स्पर्धा वाजिब है, लेकिन कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत स्पर्धा के तौर पर कोई फैसले नहीं कर सकती। इस कैच को समझिए क्या है। आपकी शिकायत वैलिड है, आपकी बनने की इच्छा वैलिड है, लेकिन कांग्रेस ने एक फैसला कर लिया है कि हम इनको हटा के आपको नहीं बनाएंगे क्योंकि आप नाराज हैं और आप चाहते हैं कि आपको बना दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरी राय बड़ी साफ रहती है कि लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम एचआर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के मिसमैनेजमेंट का है। कांग्रेस पार्टी की आलोचना में मैं 10 बातें और गिना सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अशोक गहलोत इतना मिसरूल कर रहे थे और सचिन पायलट के कंप्लेन में मेरिट था, तो कांग्रेस पार्टी के लिए उनको हटाना, गहलोत को और पायलट को बनाना कितनी देर का किस्सा है? 5 मिनट का किस्सा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी का इनएक्शन, मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं, इसमें इनडिसीजन या इनएक्शन संभवतः, आई एम वर्डिंग माई सेल्फ वेरी केयरफुली, इनका इनडिसीजन, इनका इनएक्शन संभवतः एक डिसीजन है। और वो डिसीजन बड़ा सिंपल था ना, कि भाई सचिन की ये नाराजगियां सही है, गहलोत साहब आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का हाई कमांड, जिसमें यंग और ओल्ड की हम बात करते हैं, सोनिया की टीम और राहुल गांधी की टीम की बात करते हैं, वहां पर ये डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है? ये डिसीजन मिसिंग है ना। क्यों मिसिंग है? आदित्य बताएंगे। बिल्कुल यही सवाल मैं भी आदित्य जी से पूछना चाहता था कि ये जो मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो एक पैटर्न दिखता है कि समवेयर ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो ये राइवलरी चल रही है हर दूसरे स्टेट में, वो कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रही है, जो पार्टी हाई कमांड है या सेंट्रल लीडरशिप है। क्योंकि कई बार फिर ऐसा भी समझ में आता है कि जो पार्टी ओल्ड गार्ड है वो शायद ये जो सुरजेवाला जी का कैच आपने बताया कि जो पर्सनल राइवलरी या पर्सनल कंपेटिटरशिप है, वो उसके चलते पार्टी ओल्ड गार्ड कहीं ना कहीं अन्याय करती है न्यू गार्ड पे अपने क्लाउड का इस्तेमाल करके। आपका क्या कहना है इस पर? ईश्वर, काफी हद तक जो पार्टी का जो न्यू गार्ड या यंग गार्ड है, उनकी जो क्लाउड थी, उनका जो इन्फ्लुएंस था, वो कुछ हद तक राहुल गांधी के फॉर्चून से के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब तक राहुल गांधी पार्टी प्रेसिडेंट थे, तो चाहे सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू हो, उन सबको लग रहा था कि आज नहीं तो कल हमें अपना हक मिल जाएगा, भले ही हमें इंतजार करना पड़ा। और शायद इनको भरोसा भी राहुल गांधी ने ये दिलाया कि अभी आप सब्र रखें। अब उन्होंने ट्वीट भी किया था ना फेमसली कि पेशेंस, टॉलस्टॉय या किसी को कोट करते हुए, कि पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू। तो अब तो चाहे सिंधिया हो, पायलट हो या सिद्धू हो, इन सबको ये लग रहा था कि ठीक है, हम 2-3 साल इंतजार कर लेंगे। लेकिन राहुल ने हमें भरोसा दिलाया है कि आज नहीं तो कल हमें जो हमारी महत्वाकांक्षा है उसके मुताबिक हमें पोस्ट मिलेगा। लेकिन अब राहुल गांधी खुद रिजाइन कर गए, सोनिया गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बन गई, और जो ओल्ड गार्ड के लीडर्स हैं, चाहे वो कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उन्हें कुछ हद तक मौका मिल गया कि ये जो एम्बिशियस यंग लीडर्स हैं, उनको धीरे धीरे थोड़ा सा स्क्वीज किया जाए, और स्क्वीज ना भी करे तो भी कम से कम उनको उनकी हैसियत दिखाई जाए, उनको उनकी जगह दिखाई जाए, और असर्ट किया जाए कि भाई यहाँ पर बॉस हम ही हैं और हमारी ही चलेगी, पैरेलल पावर सेंटर नहीं हो सकता। तो ये जो ओल्ड गार्ड का रीअसर्शन है, वो कुछ हद तक राहुल गांधी की गैरहाजिरी की आड़ में हुआ है। और इससे काफी सारे जो यंग लीडर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। अब सिद्धू का एक मॉडल है कि सिद्धू ने फैसला किया कि वो फिलहाल कांग्रेस से रिजाइन नहीं करेंगे, वो पंजाब की राजनीति में बने रहेंगे, और वो एक इंटरनल फोर्स ऑफ चेंज बनकर फिलहाल कांग्रेस में रहेंगे, और बाद में चुनाव आने के 1-8 साल पहले फैसला करेंगे कि वो कांग्रेस में रहेंगे या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी एसआईडी के साथ हाथ जोड़ेंगे। एक और मॉडल है
वो है अपने प्रद्योत माणिक्य देवबर्मन का त्रिपुरा में। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, एक अलग रीजनल आउटफिट बना देंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो वो उनका फैसला था। एक तीसरा मॉडल है डॉक्टर अजय कुमार का मॉडल झारखंड में। उन्होंने फैसला किया कि वो भी बीजेपी नहीं जाएंगे और कांग्रेस से ही मिलती जुलती एक सेकुलर पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ लेंगे। तो सिंधिया अकेला मॉडल नहीं है यंग लीडर्स के लिए, ये 3-4 अलग मॉडल भी हैं। पार्टी के अंदर रहकर एक अपना एक डिसेंट रखना जैसे सिद्धू ने रखा, या फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाना, या अपनी पार्टी फॉर्म कर लेना जैसे डॉक्टर अजय कुमार और प्रद्योत माणिक्य ने किया। तो अब ये देखने वाली बात है कि सचिन पायलट कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये तीनों में से। ये आदित्य बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं ईश्वर। देखिए मेरे मन में भी ये बात थी और मैं समझना चाहूंगा थोड़ा और डिटेल में आदित्य से। वो ये है कि पॉसिबल है इतने लंबे इंतजार के बाद सचिन पायलट ने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाया हो, जिसको हम सोच रहे हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए कि आप हमको हटाना चाह रहे हैं पीसीसी पोजीशन से, आप 2 डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, आप मुझे काम करने की ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं और मेरे फंडामेंटल डिफरेंसेस आपसे हैं, हम लोगों की केमिस्ट्री नहीं मिलती। तो ये सिर्फ एक झटके वाला इंपल्सिव डिसीजन भी शायद ना हो सकता है सचिन पायलट इस कंक्लूजन पे पहुंचे हों कि कांग्रेस पार्टी की सेवा करके कितने लंबे इंतजार के बाद कौन सा फल मिलेगा पता नहीं। सचिन पायलट के पास ये मानने का एक आधार भी है कि मैं मास लीडर हूं, तो मैं आज बनूं कल बनूं नहीं बनूं अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करूं, तो मैं अपनी एक रीजनल पार्टी बनाता हूं। बहुत पॉसिबल है कि वो एक रीजनल पार्टी बनाए। तो अभी जो पॉलिटिक्स में स्पेस अवेलेबल है या जो जकड़न है उसमें पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप के नाते अगर सचिन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो उनका एक अलग आउटफिट बनाना बिल्कुल वैलिड और जस्टिफाइड है कि मैं अपनी गेम खेलता हूं ना। और राजस्थान में जो कि देवेगौड़ा का मॉडल है कर्नाटक में, वो पॉसिबल है कि मेरी पार्टी ऐसी होगी जिसके बूते इसका सपोर्ट या उसका सपोर्ट, मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या किसी को बनवाऊंगा। देखिए सचिन ने ये कैलकुलेशन की होगी कि अगर मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं बनाएंगे तब तक तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं। बिल्कुल। बगावत करूंगा तो मैं शॉर्ट टर्म में क्या बनने जा रहा हूं, मुझे बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी क्या, सोचा होगा सचिन ने इस बात पे। या उन्होंने एक जगह जहां हो सकता है मिसकैलकुलेशन हुआ हो कि मेरे साथ अगर 30 आदमियों का जत्था है, 25 का भी है, अगर वो एक बार कांग्रेस को खतरे में डाल देता है तो मेरे पास मैग्नेट होगा, मैं और लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगा और सरकार बना लूंगा। बहुत पॉसिबल है कि सचिन पायलट ने शॉर्ट टर्म के टैक्टिकल गेम्स और लॉन्ग टर्म की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम को तौल करके फाइनली इसको सोचा होगा कि मैं ये एक्शन कर डालता हूं। प्रॉब्लम कहां हुई, हमेशा आराम से काम करने वाली सोने वाली पार्टी में एक मुख्यमंत्री जागृत था और उस मुख्यमंत्री ने इस एक्शन को टाइम के पहले थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रेसिपिटेट कर दिया। वो भाप गए थे और उन्होंने अपनी गेम जिस हिसाब से खेली उसमें इमीडिएट क्या हुआ, इमीडिएट ये हुआ है आज की तारीख में संभवतः उनकी सरकार बच गई है। लेकिन बच गई में राहत की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी का गेम तो यहां से शुरू होगा। बिल्कुल, बीजेपी का गेम तो यहाँ से शुरू होगा। और संजय जी सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी है और मेरे मन में ये भी है कि क्या सचिन पायलट जैसे नेता, अगर हम कभी सचिन पायलट को सुने तो उनका अस्तित्व एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है हर बार जब भी हम सचिन पायलट का बयान सुने। क्या सचिन पायलट जैसे व्यक्ति, सचिन पायलट जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपको संभव लगती है ये बात? क्योंकि यही सवाल लोग सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी पूछ रहे थे कि नहीं सिंधिया जी अपनी पार्टी शायद बना ले, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना करें। सचिन पायलट जी आपको लगता है करेंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन? जहां तक पर्सनल व्यक्तिगत आइडियोलॉजिकल बिलीफ का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि जिस सामाजिक आर्थिक और उम्र का उनका बैकड्रॉप है उसको देखते हुए कि वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी में फिट होंगे। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस आइडियोलॉजी में फिट न होने वाले बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ करके या दूसरी पार्टियां छोड़ करके या तो चले गए या बीजेपी से रिश्ता बना लिया। बीजेपी की अनटचेबिलिटी पिछले जन्म की बात थी।
बिल्कुल। बीजेपी इज अ न्यू कांग्रेस, मच मोर एग्रेसिव कांग्रेस, much more opportunistic to strike any alliance with anyone. BJP has acquired or gained that stature where religion और communal secular, ये तीन लफ्ज ही होते हैं ना डिफरेंशिएशन के, वो खत्म हो चुका है। तो सचिन पायलट बीजेपी से डील नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि आप इस पॉलिटिक्स में हैं पावर एक्वायर करने के लिए, और पावर एक्वायर करने के लिए अब कांग्रेस बीजेपी का कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है मेरे मन में कि वो ज्वाइन करेंगे या अपना आउटफिट बनाएंगे, ये क्लैरिटी मुझे अभी खुद को नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डिक्टेट करेगा नंबर के गेम से। अब क्या होगा, अगर आज मीटिंग में नहीं गए तो या तो आप मनाने की कोशिश करो, इनको सैक ना करो, खुद छोड़ेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस चाहेगी कि इनको अगर मैं सैक कर देती हूं एज अ पार्टी तो ये तो इनकी मेंबरशिप रह जाएगी और ये फ्री हो जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे सामने वाला आउटफिट या अपना आउटफिट बना लेंगे। तो लेकिन कांग्रेस ये कॉस्ट पे कर देगी। जहां तक कांग्रेस आ गई है अब उसमें पार्टी में रखने का मतलब नहीं होगा, तो वो सैक करेंगे। लेकिन क्या यहां से कोई रीथिंक हो सकता है? सुरजेवाला को उम्मीद है कि हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो 48 घंटे में बात करने की कोशिश करते रहे लेकिन बात नहीं हुई। ये भी देखिए बड़ा टेलिंग है कि हाईकमान के साथ सचिन पायलट की बातचीत कब तक हुई, कैसे हुई, कहां जाकर के टूटी, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताता है कि हाउ थिंग्स वर्क इन दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस ये सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहूंगा, क्योंकि और ये सवाल काफी जाना पहचाना है, हम कई बार ले चुके हैं। अब अगर हम एक ट्रैजेक्टरी देखें लोकसभा चुनावों से पहले भी, तो लोकसभा चुनाव के पहले भी और दिल्ली चुनाव के वक्त, महाराष्ट्र चुनाव के वक्त जब हम बात करते थे तो हम इस बात पर हमने कई बार टच कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई इनविंसिबल पार्टी नहीं है। देखिए राजस्थान में क्या हुआ, देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो इनविंसिबिलिटी की बात तब एक कहीं ना कहीं टच हो जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार फिर से बीजेपी के पार्टी में जा चुकी है। राजस्थान की सरकार की अगर हम बात करें तो काफी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अब सवाल ये जो मैं आप दोनों से कई डिस्कशंस में पहले भी पूछ चुका हूं, हर चुनाव के वक्त, हर कांग्रेस के डिस्कशन के वक्त, कि गलती कांग्रेस से कहां हो रही है। और इतनी गलतियों के बावजूद भी, जैसे संजय जी आपने कहा कि कांग्रेस की खामियां गिनाने को आप 10 गिनवा दें, लेकिन अगर हम और आप जैसे लोग ये कांग्रेस की खामियां पार्टी के बाहर रहकर देख सकते हैं, तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप इन खामियों को किसी ना किसी हद तक पूरा करने के लिए या कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या उतनी सीरियस लगती है भी या नहीं। क्योंकि अगर हम पैटर्न, चलिए अब पिछले 20 साल के पैटर्न को भी देख लीजिए। गुजरात में जब कांग्रेस के हाथ से सरकार चली जाती है तो आज 25 साल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सरकार चली जाती है तो 20 साल हो चुके हैं। फिर से कुछ महीनों के लिए, एक साल भर के लिए कमलनाथ जी आते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी आती है। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न है। जो प्रॉब्लम अभी की नहीं है, काफी पुरानी भी है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के आते आते ये प्रॉब्लम आउट इन दी ओपन है कांग्रेस के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, और है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं? पहले आदित्य। जिससे पहले मैं इस जवाब पर आऊं, अब एक अपडेट आया है कि रिपोर्ट के मुताबिक अशोक गहलोत ने मीडिया को अंदर बुलाया और 100 से ज्यादा एमएलए गिनवाए हैं। तो अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल है अब सिर्फ औपचारिकता रहती है, नंबर जिनके तरफ है। अब कोई ज्यादा, अब काफी साफ बात यह है कि गवर्नमेंट शायद नहीं गिर रही है। अब बॉल इज इन सचिन पायलट्स कोर्ट। वो क्या करते हैं, पार्टी उनको अपने तरफ वापस लाती है नहीं लाती है, अब देखने वाली बात ये है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कांग्रेस की क्या क्या खामियां रही हैं, तो यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। यहाँ इंटरप्शन ये है कि आदित्य हम लोगों को बड़ी खबर दे रहे हैं अभी तक के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर, लेकिन वो टीवी एंकरों की तरह से नहीं दे रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। वो सीरियसली ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि मीडिया के लोगों को अंदर बुलाया और अंदर बुला करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100+ एमएलए वहां पर परेड करके दिखा दिया। ये एक्सरसाइज तो हो गई। इससे अब इमीडिएट न्यूज ये निकल के आ गई कि अशोक गहलोत की सरकार
बच रही है। लेकिन आदित्य, यहां से बच जाएगी या अभी बीजेपी राज्यपाल और आने वाले दिनों में जो बीजेपी का अपना एक एसओपी है वो वाला खतरा बना हुआ है? बेशक सर, बेशक। मेरे क्या ख्याल में आदित्य? कोई पायलट की गेम यहाँ खत्म हुई है शायद, लेकिन बीजेपी की गेम शुरू हुई है, जैसा संजय सर ने पहले भी कहा। अब राज्यपाल, तमाम जो एजेंसियां हैं, बीजेपी के अपने जो प्रभारी हैं स्टेट के, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और नाउ दे कैन नाउ डिक्टेट टर्म्स टू सचिन पायलट कि भाई आपसे नहीं हो पाया, अब हम पर आप छोड़ दीजिए। तो एक वहां पे पावर इक्वेशन बिल्कुल बदल जाएगा। अब भाई एक शख्स है जिसके पास शायद ऑप्शंस अब कम ही होते जा रहे हैं, और वो है सचिन पायलट। क्या वो सुबह का भूला घर वापस आ जाए, वो उस तरह से कांग्रेस वापस आ जाएंगे, अपनी रीजनल पार्टी बनाएंगे? रीजनल पार्टी का स्कोप है राजस्थान में, वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर छोटी पार्टियां रही हैं और थोड़ा बहुत प्रेजेंस रहा है। अभी भी देखें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है जो एनडीए से जुड़ी है, ट्राइबल पार्टी है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, किरोड़ी लाल मीणा है जो बीजेपी में अभी शामिल हुए लेकिन कभी भी बाहर आ सकते हैं, घनश्याम तिवारी हैं जो बीजेपी में थे लेकिन बाहर आ गए हैं। तो और चूंकि जातिगत राजनीति राजस्थान में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पर अभी भी स्कोप है एक थर्ड फोर्स का, भले ही, और जो संजय सर कहते हैं देवेगौड़ा मॉडल का, लेकिन उसमें सचिन पायलट किस में क्या वो करेज रखते हैं, क्या वो कन्विक्शन रखते हैं? क्योंकि सिंधिया वाला मॉडल बहुत आसान है, बीजेपी में शामिल हो जाए, फिर बीजेपी जो आपको देती है वो आप कबूल कर लें। लेकिन नई पार्टी बनाना, वो भी राजस्थान जैसे टू बाइपोलर स्टेट में, वो एक नया चैलेंज है। पायलट काफी जुझारू नेता है, 5 साल मेहनत करी है उन्होंने ग्राउंड में, तो शायद वो रख भी सकते हैं इस कदम का बूता। संजय सर का मैं इनपुट जानना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आदित्य आपने कहा कि वहां स्पेस है एक पार्टी के लिए, उसके लिए अगर आप में परसिवियरेंस है तो आप वहां पर अपना आउटफिट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा बाइपोलर स्टेट है कि क्या बीजेपी इनफॉर्मली ही सही सचिन पायलट की नई क्षेत्रीय आउटफिट को सपोर्ट करेगी? क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे और वो अपनी जमीन पर कुछ लेकर के आएंगे तो आपको तो बीजेपी का तो सिंपल नेचुरल कैलकुलेशन होगा ना कि एक और कांग्रेस जाती है, दूसरी पार्टी अच्छे से जीत के आ जाती है। यही मॉडल हमेशा का रहा है राजस्थान का। तो क्या बीजेपी भी एक ऐसा वोट कटर आउटफिट खड़ा करने में मदद करे सचिन पायलट को, जिसकी वजह से बाद में, जो कि नेचुरली कांग्रेस को उनका एंटी इनकम्बेंसी में जाने का कैलकुलेशन बीजेपी का होना चाहिए, लेकिन पता लगा कि आप भी मेजोरिटी से चूक गए। तो ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है जिस पर चर्चा हम कम करते हैं, और कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स पे चर्चा हम लोग थोक भाव में करते हैं, वसुंधरा राजे फैक्टर। जी। क्या बीजेपी सेंट्रल नेतृत्व ये तय कर चुका है कि बीजेपी की राजनीति अब पोस्ट वसुंधरा राजे सिनेरियो में लिखी जाएगी? और अगर वो लिखी जाएगी तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत या अपने दूसरे नेताओं को बिल्ड करने पर जब ध्यान देंगे और इधर सचिन पायलट के आउटफिट को इनफॉर्मली बैक करेंगे, ये गेम कैसे चलेगी? तो पॉलिटिक्स के नाते बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने जा रहा है। मेरे मन में जो एक दो दूसरी बातें हैं वो ये है कि क्या अब पैचअप हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट 25, 30, 20 भी डिलीवर नहीं अगर कर पाएंगे तो वैसे में सचिन पायलट का भविष्य का रास्ता क्या होगा? क्या बातचीत हो सकती है? इसमें मेरे पास एक अपुष्ट सूचना है, इसलिए मैं क्वालिफायर लगा के बोल रहा हूं, हो सकता है ये बिल्कुल गप हो। लेकिन जब ये पुलिस वाला केस बना, 2 लोगों के रुपए पैसे पकड़ने वाली बातें सामने आई, तो संभवतः जो जानकारी मुझे मिली है आदित्य, उसके मुताबिक ये हुआ कि गहलोत साहब ने जाकर के हाईकमान को ये बताया कि देखिए ये किस्सा चल रहा है, ये सबूत हैं, अब ये करा रही है बीजेपी या कौन कैसे मुझे नहीं मालूम, ये होगा तो क्या होगा आप समझ लीजिए, बता दीजिए कि मैं रहूं, आप कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूं। पॉसिबली उसके बाद ये इवेंट इस तरीके से अनफोल्ड हुए। आप कांग्रेस ऑफिशियल बेंच को सुनेंगे, ट्रेजरी बेंच को, तो उनकी भाषा में यह है कि अशोक गहलोत मेड अ डिसाइसिव मूव एंड कॉल्ड द ब्लफ, प्रीमैच्योरली प्रेसिपिटेटेड द मैटर। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी तो क्राइसिस के बाद जागती है ना, पार्टी टूट जानी चाहिए थी, एमएलए रिजोर्ट में पहुंच जाने चाहिए थे अब तक, तो उसके पहले हो गया क्योंकि अशोक गहलोत थे जो जादूगर हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके एक्सपीरियंस और उसके मैनेजमेंट को उन्होंने फिर से आज दिखा दिया है एक तरीके से। लेकिन पायलट की गेम यहां से शुरू जो होने की बात है, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अगर वो बहुत बड़ा साइजेबल ग्रुप अभी भी साथ में नहीं ला पाएंगे
तो बीजेपी उनको क्यों स्पॉन्सर करेगी, ये मेरे मन में सवाल है। क्या बीजेपी से उन्होंने कोई डील करके छोड़ा है? इसको मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूं। सिंधिया वाला केस यहां नहीं है, यहां इनकी अपनी नाराजगी थी। सचिन पायलट के मेंटल फ्रेमवर्क को जानने वाले लोग, उनके जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनका जो इमोशनल क्वेश्चन है, उनका जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, वो अपने बारे में जो सेल्फ वर्थ महसूस करते हैं, उसमें ये पॉसिबल था रिएक्शन आना कि भाई बहुत हो गया, अब मैं कॉस्ट बेनिफिट, पावर में रहना नहीं रहने का एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूं, मैं अपना रास्ता चुनने वाला हूं। और अब उनको समझ में आ गया कि हाईकमान भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो ये नौबत आई ना। जो शॉकिंग है, अब आ रहा हूं, आपने सवाल पूछा था कांग्रेस पार्टी के बिहेवियर के बारे में, जो शॉकिंग है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि हमेशा कंट्राडिक्टरी फोर्सेस को अपने प्लेटफॉर्म पर, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को, कंपटीशन में लगे नेताओं को मैनेज करने के लिए जानी जाती है, वो इतना गेम छोड़ के बैठ क्यों जाती है? नहीं है इसका जवाब। आप जो पजल कह रहे हैं कि लीडरशिप करती क्यों नहीं, कुछ कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आता, ये अब मुझे लग नहीं रहा है कि हार्वर्ड वगैरह भी रिसर्च करके उसकी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स भी कभी पता लगा पाएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत डीप है और वो मिस्टीरियस प्रॉब्लम है, हमको नहीं मालूम वो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एक चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, बाय वॉट एवर लैंग्वेज, इन आर्टिकुलेशन, लैक ऑफ कंप्रिहेंशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर टेलिंग यू वन थिंग कि भाई बड़ा छत्रप और छोटा छत्रप, पुराना खुर्राट नेता, नया उभरता हुआ नेता जिसके सामने फ्यूचर है, उसमें मैं चॉइस कर रहा हूं ना। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में तो इनकी परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, कांग्रेस पार्टी की बहुत ही मजबूत बहुमत आया था, किसी को भी थोप सकते थे। बघेल साहब इनकी पहली चॉइस नहीं थे ना, लेकिन बघेल साहब को इन्होंने चुना ना वहां पे, यहां गहलोत जी को चुना, वहां कमलनाथ जी को चुना ना, वहां किसी बेसिस पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी सीएम का ऑफर किया था ना, नहीं लिया ना उन्होंने। यहां पर सचिन ने लिया, बगावत करके, लड़ाई करके अपना स्पेस को लिया उन्होंने। तो शायद कांग्रेस पार्टी ने इस बैलेंसिंग गेम में पुराने खुर्राट नेता वर्सेस यंग लीडर्स, यंग एंटाइटल्ड लीडर्स के बीच में अपनी चुप्पी, अपनी कंफ्यूजन, कई बार ऑपरेशंस बॉचअप भी हो जाते हैं, उसके बीच में एक स्टेटमेंट दे रही है कि यहां पर सचिन पायलट के दबाव में आकर के हम कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे सरकार चली जाए। यहां तक का रिस्क शायद इन्होंने लिया है। बैड रिस्क है लेने को, ये सब और अच्छे से मैनेज हो सकता है, लेकिन अब वो मैनेज क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप, आई ऑल्सो हैव नो क्लू। संजय जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल कुछ देर पहले उठाया, वो था वसुंधरा राजे जी का। अब जब राजस्थान के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी ये खबर उड़ी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आती है राजस्थान स्टेट चुनाव के बाद, उसके बाद शायद वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि पार्टी को उनके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुशी या सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था 5 सालों में। और उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट ने या पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव जीता एक भारी बहुमत के साथ। 5 साल के अंदर जहां अभी भी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जैसे बाइपोलर स्टेट में तो आ ही जाएगी, वेयर डज वसुंधरा राजे स्टैंड इन ऑल ऑफ दिस? क्योंकि कोई कड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वसुंधरा राजे जी की तरफ से अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया है। काफी हफ्तों से अशोक गहलोत जी एक प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर वसुंधरा राजे जी की तरफ से एक चुप्पी साधी गई है, या कोई बयान उनका आया हो जो हम मिस आउट कर चुके हों, क्योंकि देश में ऑब्वियसली काफी चीजें चल रही थी। पर वसुंधरा राजे जी बैकफुट पर नजर क्या आ रही है इस सिनेरियो में? बैकफुट पर हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। एक ही जानकारी उनके बारे में मेरे पास है कि बहुत सोचे समझे तरीके से एक लंबे हॉलिडे मोड में चली गई हैं वो, जो डे टू डे एक्टिविटी का मतलब है। हॉलिडे मतलब एक मेंटल हॉलिडे के मोड में चली गई हैं कि मैं अब कुछ नहीं करूंगी, मुझे कोई एक्टिविटी नहीं दिखानी, मुझे कुछ नहीं करना। तो देखिए, वो टाइमिंग का सवाल है। बीजेपी के अंदर सक्सेशन या कोई भी फैसला होना होता है तो बड़ा क्लियर, स्मूथ, एकदम मक्खन के जैसा एक्सरसाइज कर देते हैं ये लोग। लेकिन जहां तक वसुंधरा का सवाल है, जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, उसमें मुझे लगता है कि एक टाइम टेबल है जिसके तहत बीजेपी की टॉप लीडरशिप काम कर रही होगी। उनका एग्जिट बीजेपी की टॉप लीडरशिप की इच्छा हो तो भी
ऑब्वियस ढंग से, प्रकट रूप से और इतनी जल्दी नहीं हो सकता। वसुंधरा राजे उसी कैटेगरी में है। वसुंधरा राजे को लेकर के पक्के तौर पर इश्यूज हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने वेटिंग मोड, पेशेंस मोड और साइलेंस मोड को चुन लिया है अपने मोबाइल पे। बिल्कुल। तो लेटेस्ट खबरों के हिसाब से दर्शकों को बता दें कि जो मीटिंग चल रही थी उसके बाद अशोक गहलोत जी ने मीडिया को अंदर बुलाया और अपनी मेजॉरिटी में 100 से ज्यादा एमएलएस गिनवाए हैं। तो प्राइमा फसाई इट लुक्स लाइक दैट द राजस्थान गवर्नमेंट for now is not going to fall. Exactly. पर, for now is not going to fall. पर आगे क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से भी हमारे वन आफ्टर दी अदर स्टेट चुनावों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसमें काफी लेयर्स होंगी, काफी लेवल्स होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये देखना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के पास जाती है और बोलती है कि इनकी मेजोरिटी नहीं है, इनसे फ्लोर टेस्ट करवाइए, तो फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, वो राज्यपाल भी उनको फैक्स पहुंचेगा या नहीं, एज यूजुअल वो पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा ये सवाल तो काफी अभी मतलब इट्स वेरी शेडी राइट नाउ, इट्स वेरी वेरी हेजी राइट नाउ, बहुत हेजी है। और इसके अलावा जो आदित्य जिस राज्य पर ज्यादा फोकस करते हैं, पंजाब, वहां पर अमरिंदर सिंह है, वहां तो मसला सेफ है। लेकिन ईश्वर तुम्हारे और मेरे लिए थोड़ी सी, हम लोगों के लिए अभी होमवर्क और टेंशन बना रहेगा, क्योंकि राजस्थान का जब किस्सा खत्म होगा उसके बाद महाराष्ट्र का, जहां अगेन नंबर गेम इज नॉट विद द बीजेपी, वो गेम कब शुरू होगी पता नहीं। तो बी ऑन अलर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र तो इतना सब कुछ, प्रार्थना यही करेंगे कि इस साल इतना सब कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र भी ना हो जाए कुछ वहां अनहोनी। राजस्थान की तो चलो शुरुआत हो ही चुकी है ऑफिशियली, पर सवाल राजस्थान के अभी भी कई कड़े हैं। हमारी कवरेज लाइव क्विंट और क्विंट हिंदी पर कंटिन्यूअसली चल रही है। जाने के पहले एक थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं बोस्ट करना। कल रात को जब नींद नहीं आती, जो कि मोबाइल के चक्कर में, स्क्रीन टाइम के चक्कर में नहीं आती, तो मैंने एक मिस्चीवियस ट्वीट किया था। मैंने कहा था नींद नहीं आ रही है तो यार ये बताओ, किसी नई क्षेत्रीय पार्टी का नाम रखना हो तो क्या नाम रखें? तो जब मतलब अगर हम इन सारे स्टेट के पॉलिटिक्स को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, महाराष्ट्र को देखें, काफी उल्टा पलट चल रही है। जहां एक तरफ देश कोरोना वायरस की महामारी के साथ लड़ने में जुटा हुआ है, चाइना की बॉर्डर टेंशन भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप पर एक तंज कसे बैठी हुई है। नेपाल में वहां बॉर्डर टेंशन में जो भी भारत के साथ हालात खराब हुए हैं, इन काफी चीजों के बीच मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर लौट आए। राजस्थान में वैसी स्थिति नजर आ रही है। तो आगे क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना इस शतरंज के खेल में कौन सा प्यादा आगे करती है? क्या राज्यपाल के थ्रू कोई चीज करने की कोशिश करती है, या फिर बैकडोर से सचिन पायलट जी को एक समर्थन देती है? क्या सचिन पायलट जी कांग्रेस छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? या फिर जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने पब्लिकली खुले में एक मेजोरिटी मीडिया को अंदर बुलाकर प्रूव कर दी है, ऐसा ही कुछ अगर आप लोगों को, दर्शकों को याद दिला दे तो महाराष्ट्र में भी जब अजीत पवार ने सरकार बनने से पहले बगावत की थी और कहा था कि मेरे पास तो 50 एमएलए है, और वहां फडणवीस के साथ जाकर एक शपथ कर ली थी, शरद पवार जी ने भी ऐसा ही कुछ मीडिया को अंदर बुलाकर अपने एमएलए गिनवाए थे, और वहीं के वहीं उनकी एनसीपी की एक सेफ मेजोरिटी वहां पर प्रूव हो गई थी। तो क्या सचिन पायलट जी के साथ भी अजीत पवार वाला किस्सा होगा या नहीं होगा? या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ महीने पहले कर चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब तो फिलहाल सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी और वक्त, इन तीन ही चीजों के साथ डिपेंड करते हैं। और वक्त का हम क्या ही कहें, इस साल की 2020 की बात ना ही करें वक्त के हिसाब से तो बेहतर होगा। लेकिन ये सारी अपडेट्स और इन सारे सवालों के जवाब, एनालिसिस, डिस्कशंस, लाइव और वीडियोस हम क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपके लिए कंटिन्यूअसली ला रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम जिस तरह स्थिति बन रही है, लगता है कि हम शायद फिर से मिलेंगे और राजस्थान में शायद अगली कोई बड़ी घटना के साथ आपको अपडेट दिलवाएंगे और आपको एनालिसिस दिलवाएंगे। तो क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द क्विंट एंड क्विंट हिंदी, एंड डू follow all the updates on the Quint's Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, and the website, of course. Stay tuned to the Quint and Quint Hindi. We will be back with more updates. Thank you. Namaskar.